इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तेजारा, अलवर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, 17 नवंबर को राजस्थान के अलवर तेजारा जी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में तपोनिधि आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज छाणी के समाधि हीरक महोत्सव वर्ष 2019 एवं 20 के उपलक्ष्य में परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय सीए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के सभी सीए ने भाग लेकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं सम्मेलन के मनोरम दृश्य। राजस्थान के अलवर तेजारा जी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में 17 नवंबर को परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय सीए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम गुरुदेव संघस्थ ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। मंगलाचरण के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन किया। इसी अवसर पर सम्मेलन में आए हुए अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मेलन में देश भर के सीए ने अपने उद्बोधनों से बच्चों को सीए बनने के लिए प्रेरित किया, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया कि जो बच्चे सीए करना चाहते हैं वो प्रॉपर उनको एक रास्ता नहीं मिलता है कि मंजिल तक पहुँचे, तो उनको गाइड करना, उनको प्रॉपर आर्टिकलशिप की उनकी व्यवस्था करना। अगर वो बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, बम्बई, दिल्ली, तो वहाँ पर भी उनके लिए सारे अरेंजमेंट की व्यवस्था करना और उनको पूरा एक काउंसलिंग करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीए अपने समाज में बन सके। किन्हीं लोगों को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए कि वो इंटेलिजेंट तो है
लेकिन पैसा नहीं, तो फाइनेंशियल हेल्प भी अरेंज कराने की कोशिश की जाती है। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जैन साहब ने जो बात कही, एक बार अगर किसी घर में एक सीए बन गया तो वो घर तो ही है उनके मतलब रिलेटिव या मित्र और जितने भी लोग हैं उनका एक मतलब एक एजुकेशन मिलने से। और मेरे को याद आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात भी याद आती है कि आप किसी को पढ़ा दीजिए, वो घर, वो मोहल्ला, वो शहर अपने आप रोशन हो जाएगा। हम जैनी संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन इकोनॉमी का 90% पोर्शन हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस के अंदर हो चाहे किसी सेंस के अंदर हो, हम लोग उसका हिस्सेदार हैं। 90% से प्लस इकोनॉमी किसी भी सेंस में चलती हमसे ही है, चाहे व्यापारी के रूप में चाहे प्रोफेशनल के रूप के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जितना भी पोर्शन है उसके अंदर भी मैं उसमें परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, मुझे आइडिया है पूरा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पोर्शन जैनियों का है। हम संगठित हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा और संगठित हो जाएं जैसे दूसरे समाज हैं, अगेन आई विल नॉट कोट एनी नेम, अगर थोड़ा और संगठित हो जाएं तो हमारी स्थिति वो होगी जो हम सपने में नहीं सोच सकते। क्योंकि हम खुद कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं, कर्म हमारा अच्छा है, इसीलिए तो हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। जैन कुल में पैदा होना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो आज संस्थाएं बनी हैं, जीतो है, जियो है, बहुत सी बनी हैं, उससे बहुत पहले महाराज साहब जैन प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहे हैं, जैन युवाओं को इंस्पायर करते रहे हैं। मुझे ध्यान है आज से 20 वर्ष पहले भी जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे उनको महाराज के यहाँ मेरिटोरियस अवार्ड दिया जाता था। उससे बहुत सी प्रतिभाएं प्रेरित हुई और महाराज को ध्यान भी होगा, ज्ञानचंद जी जैन है, वो ऐसी प्रतिभा थी कि आपकी प्रेरणा से वो कस्टम्स में आज एडिशनल कमिश्नर हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं युवाओं को इंस्पायर करने का काम महाराज बहुत पहले समय से कर रहे हैं, और जो आज जो संस्थाएं कर रही हैं वो उनके विजन पे ही चल रही हैं। ऐसे महाराज के सानिध्य में इस प्रकार की गोष्ठी का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। महाराज बार बार, चाहे डॉक्टर्स का है और बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स का है, सीएज का है, इस प्रकार के सम्मेलन कराते रहते हैं और युवाओं में जागृति लाते रहते हैं। वर्षों से मैं करीब 40 वर्ष से वकालत कर रहा हूं और काफ़ी लोग राय मशवरे के लिए मेरे पास आते हैं, कोई अच्छा एडवोकेट बताओ, हमको अजमेर में ज़रूरत है, हमको सूरत में ज़रूरत है, हमको वहाँ ज़रूरत है। जहाँ जिसी का काम पड़ता है वो कहीं पूछता है, कई बार सीए की भी आवश्यकता होती है, पूछता है। तो हमारे मन में एक स्वाभाविक बात आती है कि जैन धर्म में व्यक्ति को सिखाया गया है दया धर्म, और जिस व्यक्ति के अंदर दया धर्म है यदि उसको नॉमिनेट किया जाए कि उसके पास चले जाना, तो मन में एक संतोष रहता है कि शायद ये ठीक जगह पहुंच जाएगा। और तब हम उसको यही कहते हैं कि यार किसी जैन साहब के पास चले जाना, मेरा उनसे नाम ले देना। तो ये उसके पीछे यही भाव रहता है कि जैन समाज के लोग आमतौर से दया धारण करने वाले होते हैं, उनके अंदर धर्म का धारण होता है, तो वो कोई लूट नहीं करते, वो कोई ऐसा मार्ग उसको नहीं दिखाते जिससे वो उतर जाए, भटक जाए आदमी। इसके बाद सम्मेलन में शिरकत करने आए वरिष्ठ सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा ने श्रोताओं को इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझाया। इसी अवसर पर श्रोताओं की जिज्ञासाओं को भी दूर किया। देखिए, सेक्शन 1023C में थोड़ा टेक्निकल 2 मिनट के लिए होना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है कि सब क्लॉजेज हैं 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE और 4-5 छोड़कर VI और VIA। ये जरा समझने की बात है, फिर आगे मुश्किल नहीं लगेगा। सेक्शन 1023C 3IAB कहता है इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन और नॉलेज, बट नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस, नॉट फॉर
earning any profit shall be exempt provided it is wholly or substantially financed by the government. अगर एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी इनकम पूरी की पूरी माफ होगी। सब्सटेंशियली का मतलब है मोर देन 50% ग्रांट गवर्नमेंट से आनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट का। मोर देन 50%। होली का तो आपको मालूम है। अगर ये ग्रांट आती है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को, उसकी इनकम पूरी की पूरी माफ है, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? जी नहीं। अप्रूवल की जरूरत है? जी नहीं। क्या उसके लिए 15% वाला लगता है? जी नहीं। क्या उसके लिए ऑडिट की जरूरत है? इनकम टैक्स कहते हैं जी नहीं। उसके अंदर हो तो अलग बात है। क्या जरूरत है? एक ही जरूरत है, रिटर्न भरना कंपलसरी हो गया। आज तक सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये सेक्शन 10, 23C, 11, 12 और 13 में जो ये ग्रॉस रिसीट को इनकम मान लेते हैं, ग्रॉस रिसीट को इनकम मान लेते हैं और ग्रॉस रिसीट को इनकम मानते हुए मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगा देते हैं, जबकि हमने बहुत सारे खर्चे अपने ऑब्जेक्ट के लिए किए हैं और हमको ये नहीं पता अभी तक, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं कि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर के बाद क्यों नहीं मानी जाती, जबकि 85%, 15% के क्लॉज है वो हमने पूरा कर रहे हैं, उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ग्रॉस रिसीट को इनकम मानता है और पूरे पे टैक्स लगा रहा है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। ऐसा है, आपने पहले तो फॉर्म कौन सा भरा है? अगर आपने फॉर्म 5 भर दिया तो आप गए, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। पहला पॉइंट सुनिए, आपको फॉर्म 7 भरना है, ओनली 7। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैव टू फाइल ओनली फॉर्म 7। अब सवाल आता है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप देख लेना किसी कीमत पर आपका वो नहीं करते, आपके सॉफ्टवेयर बाबा जो आपने ले रखे वो गलत है। सॉफ्टवेयर वालों को ये नहीं पता है कि भैया ये गलत है। क्या आपको क्या बताऊं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एओपी बताता। 7 तरह की एओपी होती है, 7 टाइप्स ऑफ एओपी, वो पता ही नहीं है, बना दिया उन्होंने मैक्सिमम मार्जिनल रेट। फॉर्म 5 भर दो। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया और एक आपने वो सेक्शन टिक नहीं किया 10, 23C या 11, 12, 13, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा। सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा के संबोधन के बाद डॉक्टर अवनीश तनेजा, चरण दोषी नंदा और प्रमोद जैन, विमल जैन के साथ अन्य वक्ताओं और ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने भी अपना उद्बोधन दिया। अगर हम अपने धर्म को ही समझ ले तो हम किसी भी धर्म को समझ जाएंगे। तो पहला यही है कि हमें मार्गदर्शन करना है, मार्ग से भटकाना नहीं है। इसी बात को अब सरकार नए नए कानूनों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है और उनमें से एक नया ऐसा कानून आया है जिसका नाम है बेनामी लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ पीबीपीटी, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। अरे आप कहेंगे सर 1988, तो फिर अभी कहां से आ गया ये? तो फिर 1988 में आया था। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक बहुत बड़ा एक मतभेद है, एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है इस बारे में कि ये नया लॉ है या पुराना लॉ है। हमारे नागरिक मौजूद हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक ऐसा कानून है जिसका ज्ञान हर एक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन जाने अनजाने में हम में से बहुत लोग करते रहे हैं और अब उसका करना या उसका पाया जाना, आपने भले ही पहले किया हो, अगर ये पता लगता है कि आपने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अनबियरेबल हैं। किस तरह से अनबियरेबल हैं? अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है, सबसे पहले इमीडिएटली अंडर सेक्शन 24(3) ऑफ पीबीपीटी एक्ट 1980। आपने शहीद भगत सिंह के बारे में सुना होगा। शहीद भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी हो गई। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्रिजन्स ये कहती है कि किसी वाहिद शख्स को फांसी तभी हो सकती जब सूरज चढ़ रहा हो। 23 मार्च को इनको शाम को 5:30 बजे फांसी अता करी गई जब सूरज डूब नहीं रहा था, अपितु पूरी तरह डूब चुका था। आज का जो मेन प्रोग्राम है 3rd ऑल इंडिया सीए जैन कॉन्फ्रेंस 2019, तो सीए जब चालू हुआ on 1st of July 1949, much before when the Constitution of India was formed, that is 26th of January 1950.
उससे पहले सीए इंस्टीट्यूट बना ताकि प्रॉपरली अकाउंटिंग और ऑडिट हो सके। उस वक्त इनकम टैक्स और दूसरे लॉस की कभी कोई बात नहीं थी। बेसिक था कि ऑडिट प्रॉपरली हो, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली जाए। जीएसटी जब आया तो मोदी जी ने 30 जून को बड़े जोर शोर से यही ऐलान किया कि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। है क्या वन नेशन वन टैक्स? है क्या? नहीं है, नहीं है। और उनने बिना कुछ तैयार किए, बिना बारात, जब शादी होती है तो बारातियों की पूरी तैयारी की जाती है, इनके खाने का इंतजाम, इनके ब्रेकफास्ट का इंतजाम। जीएसटी ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बारात में आ जाओ, बाद में खाना अपना लेके आना। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न भरना है तो मुझे देखना है। वो कॉमन पोर्टल जो बाबा है, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। रिटर्न चला जाए तो ऐसा लगता है आज लक्की डे है। आप जीएसटी से बहुत परिचित हैं, किंतु मैं आपको कुछ दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूं। जी का मतलब है गुड थिंकिंग, अच्छी सोच हमारे जीवन की होनी चाहिए। एस का मतलब है सिंपल लिविंग, अर्थात सादा विचार हमारा, सादा जीवन हमारा होना चाहिए। और टी का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन मुक्त जीवन होना चाहिए, तनावों से रहित जीवन हमारा होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हमारी अच्छी सोच होगी, अगर हमारी सात्विकता से भरा हुआ जीवन होगा और टेंशन फ्री जीवन होगा, तो एक अच्छा जीवन हम जी सकेंगे। सम्मेलन में सीए के उद्बोधन के बाद फिर वह समय आया जिसका सम्मेलन में बैठे सभी भक्तों को काफी इंतजार था। वह समय था गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बंधुओं, तनावों के कारणों में नकारात्मक सोच मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सीए स्टूडेंट आते हैं, महाराज अभी तक तो लगातार निकल गए, अब अंतिम फाइनल में मुझे 2 वर्ष हो गई हैं, मुझे 1 वर्ष हो गया है, मैं कैंसिल कर दूं क्या? बहुत निराशावादी मेरे पास, केवल सीए के नहीं, मेरे पास तो आईएएस वाले भी आते हैं, तो एमबीए वाले भी आते हैं। बहुत स्टूडेंट जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हम लोग उनकी सोच बदलते हैं, उनके अंदर हिम्मत, उनके जीवन को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तकनीकी का मिसयूज मत कीजिए। हम देखते हैं कैसे सफलता नहीं मिलेगी। अपने माता पिता को सम्मान दो, परमात्मा की भक्ति करो, फिर देखते हैं सफलता किसके हाथ में है। ये रेखाएं और मस्तक की रेखाएं काम नहीं करती हैं। हमारे तीर्थंकर प्रभु, जिनेंद्र प्रभु, परमात्मा वीतराग प्रभु की भक्ति कीजिए और सारी असफलताओं को, सब असफलताओं के बीच में सफलता के शिखर को प्राप्त कीजिए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 17 नवंबर को राजस्थान के अलवर तेजारा जी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में आयोजित हुए अखिल भारतीय सीए सम्मेलन के मंगल दृश्य, जिसमें आप सभी ने देखा कि देश भर के सीए ने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तेजारा, अलवर, राजस्थान।